नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा स्टाइलों में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन, एक वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में जो कल ईडी के अधिकारियों पे हमला हुआ। जिस तरीके से ईडी के अधिकारियों के ऊपर 200-300 लोगों की भीड़, उसे लोग कहना बेकार होगा, 200-300 टीएमसी के द्वारा पाले गए रोहिंग्या आतंकवादियों के द्वारा जो हमला किया गया, जिसमें 5 ईडी के ऑफिसर घायल है, 2 लोगों को गंभीर चोट लगी है। उसके ऊपर कि आखिर क्या कारण है कि इस समय पूरे देश में ईडी और सीबीआई के खिलाफ इस देश के जितने भी भ्रष्टाचारी नेता है, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप है, वह सब के सब इस तरीके का उग्र कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कारण है कि इस देश के वह तमाम भ्रष्टाचारी नेता, चाहे वो दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, चाहे बिहार का उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, या झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो इस देश के केंद्रीय जांच एजेंसियों के आदेशों को अपने जूते के नोक पे रख के घुमा रहा है। यह परिस्थिति क्यों इस तरीके का है? एकदम से इस तरीके का परिस्थिति कैसे आ गया इस देश में? जिस देश में पहले जांच एजेंसियों के सम्मान से, सिर्फ सम्मान मात्र से ही बड़े बड़े सफेद पोश हिलने लगते थे, उनको उनकी औकात समझ में आ जाता था, डर के मारे उनकी हालत खराब हो जाता था। उस देश में आज ऐसा क्या हो गया कि अब जांच एजेंसी, चाहे वो सीबीआई हो या ईडी, आरोपियों को सम्मान करती है तो सम्मान को कूड़े के ढेर में फेंक देता है। बाकायदा जांच एजेंसियों को ही कहता है कि आपका सम्मान गैर कानूनी है और हम आपके सम्मान पे जवाब नहीं देंगे। और जब जांच एजेंसी उस आरोपी के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई करता है तो उनके साथ पश्चिम बंगाल में के जैसे घटना हो जाता है। उसके ऊपर कभी टीएमसी के गुंडे तो कभी आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के गुंडे हमला कर देता है। जी हाँ, दरअसल पहले ये समझते हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में हुआ क्या था, फिर इसके पीछे का पूरा जो पृष्ठभूमि है उसको समझेंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल में अभी कुछ दिनों पहले राशन घोटाले का एक बड़ा मामला सामने आया, जिसके लिए कहा जा रहा था कि यह पूरा राशन घोटाला, दरअसल पश्चिम बंगाल में कुछ दिनों पहले ही राशन घोटाले का भंडाफोड़ हुआ था। जिस राशन घोटाले के मामले में जांच एजेंसी ईडी एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दायर कर दिया है कोर्ट में, और उस चार्जशीट में खुलासा हुआ था कि पश्चिम बंगाल का जो राशन घोटाला है, यह 400 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला है। और इस घोटाले में पश्चिम बंगाल का उस समय का जो खाद्यान्न मंत्री था, ज्योति प्रिय मलिक, उसका और उसके 2 करीबी लोगों का हाथ था। और आरोप था कि ज्योति प्रिय मलिक खाद्यान्न मंत्री रहते हुए कोरोना काल में, जिस समय इस देश के लोगों के लिए सबसे बड़ा संकट यह था कि उसके घर में खाने के लिए राशन कहां से आएगा, क्योंकि पूरा देश एक तरह से बंदी के कगार पे था, पूरा देश बंद था, सारे काम स्थगित थे, सारी दुकानें बंद था, लोगों को खाने के लिए बड़ी मुश्किल से राशन मिल पाता था। ऐसे समय में पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सबसे करीबी मंत्री ज्योति प्रिय मलिक, जो इस समय अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल के वन राज्य मंत्री था, उसने सरकार द्वारा दिए जाने वाले राशन, जो कि गरीबों में बांटना था, उस राशन का 30% राशन अपने कारोबारियों के माध्यम से बाजार में बेच रहा था। उस आरोप में उस समय का मंत्री ज्योति प्रिय मलिक गिरफ्तार है, वह अभी ईडी के कस्टडी में है। उसी मामले के जांच के लिए पश्चिम बंगाल में ईडी के अधिकारी शुक्रवार को गए थे, जिसमें उनको 24 परगना जिले के संदेश खल्ली गांव में टीएमसी के नेता शेख जहां के यहां जांच करना था उनको, वो वहां पे छापेमारी करने गए। जब वहां गए तो उसने पहले इस शेख जहां को फोन किया, इसको बुलाया कि आप आइए, हमें आपकी घर की, आपके ठिकाने की तलाशी लेना है, लेकिन यह व्यक्ति नहीं आया। लेकिन जब वह ईडी के अधिकारी उसके घर का, उस ठिकाने का लगा हुआ ताला जब तोड़ने लगा, तो उस दौरान टीएमसी के द्वारा पाले गए
वो जो रोहिंग्या आतंकवादी है, जिसको ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में और शेख जहां जैसे नेताओं ने पश्चिम बंगाल में सारे वैध डॉक्यूमेंट बनवाकर बसा रखा है, वह सारे के सारे आतंकवादियों ने एक तरह से सैकड़ों के संख्या में आके इन अधिकारियों के ऊपर हमला बोल दिया। और इस हमले में ईडी के अधिकारी समेत जो सेंट्रल फोर्स था उनके अधिकारी भी घायल हुए हैं, उनके ऊपर भी हमला किया गया। गाड़ियों को तो तोड़ फोड़ कर एकदम ऐसा स्थिति, एक तरह से मॉब लिंचिंग का स्थिति बना दिया गया था। अगर ये अधिकारी नहीं वहां से हटते तो इसकी संभावना पूरी बनी हुई थी कि इन अधिकारियों का हत्या कर दिया जाता। यानी कि एक तरीके से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, उनकी पार्टी टीएमसी ने अपने गुंडे के द्वारा, अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों की हत्या करवाने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन आखिर ऐसा स्थिति किस लिए पैदा हो गया इस देश में? क्या कारण है? इसका मूल कारण क्या है? तो दरअसल अगर इसका मूल कारण हमको जानना है तो हमें सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए मिलॉर्डों के द्वारा पिछले कुछ महीने पहले दिए गए एक फैसले को समझना होगा। दरअसल 5 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की खंडपीठ ने पवन बंसल वर्सेस भारत सरकार के मामले में एक फैसला सुनाया था। और फैसला यह सुनाया था कि इस देश का कोई भी जांच एजेंसी जो भ्रष्टाचार से संबंधित जांच करता हो, वह किसी व्यक्ति को सिर्फ इस आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकता है कि उस व्यक्ति ने उस जांच एजेंसी के सम्मन का जवाब नहीं दिया है। इसका अर्थ समझिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जांच एजेंसी अगर किसी व्यक्ति को समन जारी करता है, अगर वह व्यक्ति उस समन का जवाब नहीं देता है तो जांच एजेंसियों को यह अधिकार कतई नहीं है कि वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले, उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। अगर जांच एजेंसी किसी व्यक्ति को इस आधार पर गिरफ्तार करता है कि उस व्यक्ति ने जांच एजेंसी के द्वारा पूछे गए सवालों का, दिए गए सम्मन का जवाब नहीं दिया है, तो वह गिरफ्तारी अवैध होगा। जी हां, यह सुप्रीम कोर्ट का 5 अक्टूबर 2023 का फैसला है। और ये जो पूरा हमला जो हो रहा है ईडी के अधिकारियों के ऊपर, सीबीआई के अधिकारियों के ऊपर, ईडी और सीबीआई के सम्मन को अपने जूते के नोक पे रख के जो इस देश का सफेद पोश भ्रष्टाचारी घुमा रहा है, जो उनके सम्मन को टॉयलेट पेपर समझ के कूड़ेदान में फेंक रहा है, वह सभी सफेद पोश नेता सुप्रीम कोर्ट के उसी फैसले को अपना ढाल बना रखा है। नहीं तो आज से पहले, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले इस तरीके का हिम्मत कोई नहीं दिखा पाता था, क्योंकि नियम था कि अगर कोई जांच एजेंसी आपको पहली बार सम्मन किया तो आप उसको टाल सकते हैं, उनके दूसरे सम्मन को भी टाल सकते हैं, लेकिन तीसरे सम्मन को आप नहीं टाल सकते हैं। अगर आप तीसरे सम्मन का जवाब नहीं देते हैं तो जांच एजेंसी आपको गिरफ्तार करके आपसे पूछताछ कर सकती है। यह अधिकार था जांच एजेंसियों के पास। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के भ्रष्टाचारियों को, इस देश के सफेद पोश नेताओं को एक ऐसा वरदान दे दिया, जिस वरदान को वो सभी भ्रष्टाचारी और अपराधी सफेद पोश नेता अभयदान मान रहे हैं, और उनके लिए वह अभयदान साबित हो रहा है। नहीं तो अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं होता तो अब तक वह दिल्ली का नटवरलाल अरविंद केजरीवाल इस तरीके से ईडी के अधिकारियों का मुंह नहीं चिढ़ा रहा होता, इस तरीके से वह जांच एजेंसियों को नहीं कह रहा होता कि तुम्हारा सम्मन गैर कानूनी है। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस देश में एक ऐसा अराजकता का स्थिति पैदा कर दिया है कि अब आरोपी खुद ही जांच एजेंसियों को यह सर्टिफिकेट देगा कि आपका सम्मन कानूनन है या गैर कानूनन। जब तक आरोपी नहीं चाहता तब तक कोई भी जांच एजेंसी उससे पूछताछ नहीं कर सकता है। समझ जाइए, इस देश के जो माननीय मिलॉर्ड है वह कितने ज्ञानी है, वो किस तरीके का इस देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, किस तरीके से इस देश के सरकार को, इस देश के सिस्टम को चलाना चाहते हैं या चलवाना चाहते हैं। अगर इस देश का जांच एजेंसी किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करता है
और वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को ध्यान में रखते हुए वह उस सम्मन का जवाब नहीं देता है, तो आखिर जांच एजेंसियों के पास और क्या विकल्प है? क्या कर सकता है जांच एजेंसी? सम्मन का जवाब वो देगा नहीं। और जब जांच एजेंसी उसको गिरफ्तार कर नहीं सकता है, जांच एजेंसी अगर उससे संबंधित कोई सबूत इकट्ठा करने जाएंगे तो उसके ऊपर इस तरीके से हमला हो जाएगा, उसमें उसकी जान भी जा सकता है। इस तरीके से इस देश का सुप्रीम कोर्ट उनमें बैठे हुए मिलॉर्ड ऐसे सफेद पोश भ्रष्टाचारियों के पक्ष में खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। वह दिन दूर नहीं कि इस देश के जांच एजेंसियों में काम करने वाले अधिकारी अपना हाथ खड़े कर दे। वो कह देगा, वो मना कर देगा कि हम जांच नहीं कर सकते हैं। ऐसे भी इस देश के जांच एजेंसियों को, उनके परिवारों को पहले भी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव धमकी दे चुका है, खुले मंच से धमकी दे चुका है कि सीबीआई में जो काम करते हैं या ईडी में जो काम करते हैं उनके भी बच्चे हैं, रिटायरमेंट के बाद उसको भी यहीं रहना है। यह तेजस्वी यादव का बयान है। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए मिलौडे कहता है कि जांच एजेंसियों को गिरफ्तारी का अधिकार नहीं है, वो गिरफ्तार नहीं कर सकती किसी को। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब तक 7 सम्मन मिल चुका है, लेकिन वह 7 सम्मन को कूड़े के ढेर में फेंक दिया। वह इस देश के जांच एजेंसियों का मुंह चिढ़ा रहा है। वो कह रहा है कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। और आपको क्या लगता है, अगर ममता बनर्जी ईडी के अधिकारियों पे हमला करवा सकती हैं, उनके पार्टी के गुंडे अगर हमला कर सकते हैं, तो क्या हेमंत सोरेन नहीं करवा सकता है? क्या हेमंत सोरेन के पास वह क्षमता नहीं है? क्या तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं करवा सकता है? क्या उसके पास क्षमता नहीं है? या अरविंद केजरीवाल नहीं करवा सकता है? अरविंद केजरीवाल ने तो 2 दिन पहले ऐसा प्रयास भी कर चुका है। उसने 2 दिन पहले अपनी गिरफ्तारी का झूठा वीडियो जारी करके इसी तरीके का अराजकता का माहौल पैदा करने का कोशिश दिल्ली में कर चुका है। क्या इस देश का सुप्रीम कोर्ट नींद में है? क्या उसमें बैठे हुए मिलॉर्डों को समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश का सफेद पोश क्या चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, उनका मनसा क्या है? ईडी के अधिकारियों के ऊपर इस तरीके का जानलेवा हमला खुलेआम हो रहा है। पश्चिम बंगाल में आए दिन हिंसा हो रहा है। पश्चिम बंगाल का यह एक तरीके से राजनीतिक पहचान बन चुका है हिंसा का। पूरे देश में अभी 5 राज्यों का चुनाव हुआ है, किसी भी राज्य में कोई हिंसा नहीं हुआ है, कोई भी चुनावी हिंसा। यहां तक कि वह छत्तीसगढ़ जो नक्सल प्रभावित राज्य के तौर पे जाना जाता है, उस छत्तीसगढ़ में भी किसी तरीके का कोई जानलेवा हिंसा नहीं हुआ है चुनाव के दौरान। लेकिन पश्चिम बंगाल इस देश का एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में एक भी चुनाव, चाहे वो पंचायत स्तर का हो या ब्लॉक स्तर का हो या राज्य स्तर का हो या देश राष्ट्रीय स्तर का हो, कोई भी ऐसा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होता है। लेकिन इस देश में बैठे हुए माननीय मिलॉर्डों को मणिपुर का हिंसा दिखाई देता है। वो मणिपुर के घटना को सो मोटो ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश में किसी छोटे घटना पर वो सो मोटो ले लेते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में होती हुई हिंसा दिखाई नहीं देता है। पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल सरकार के लिए कभी भी इस देश का कोई भी न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाले जज किसी तरीके का कोई टिप्पणी नहीं कर पाते हैं। वो कभी भी पश्चिम बंगाल में होती हुई हिंसा पे सो मोटो नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता है। और इसलिए नहीं दिखाई देता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सरकार नहीं है। जिस राज्य का हाई कोर्ट कहता हो कि इस राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है, इस राज्य में गैर कानूनी सरकार चल रही है, जिस राज्य का राज्यपाल कहता हो कि पश्चिम बंगाल में अवैध सरकारें काम कर रही हैं, उस राज्य का जनता वहां के हिंसा से त्राहिमाम हो, अपना घर अपना परिवार छोड़कर भागता हो। अगर यह सब घटना भी सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाले न्यायाधीशों को दिखाई नहीं देता है, तो फिर समझ जाइए कि इस देश का न्यायालय क्या चाहता है। माननीय मिलॉर्डों ने इस देश में एक ऐसा स्थिति पैदा कर दिया जो इस देश में दिन प्रतिदिन अराजकता का माहौल पैदा ही करता जा रहा है, अराजकता बढ़ती जा रही है। आजाद भारत के इतिहास में एक ऐसा नेता इस देश को मिला है जो ये खुलकर कहता है कि हम भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे, एक एक भ्रष्टाचारियों का हिसाब होगा। लेकिन जब उस देश का न्यायालय ही भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा हो, न्यायालयों में बैठने वाले मिलॉर्डों को भी ये लगता हो कि नहीं, जांच एजेंसियों से अधिक अधिकार भ्रष्टाचारियों का है, तो फिर भला उस देश से भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचारी मानसिकता को कोई कैसे खत्म कर सकता है? यह शर्मनाक है इस देश के लिए।
और सबसे ज्यादा शर्मनाक उन न्यायाधीशों के लिए है जिन्होंने इस तरीके का आदेश दिया था। उनको अपने आदेश पे, अपने फैसले पे पुनः विचार करना चाहिए। क्या उनका जो फैसला था, उनका जो वह आदेश था, वो देश हित में था? क्योंकि आज उन्हीं के उस फैसले को इस देश का वो तमाम भ्रष्टाचारी, सफेदपोश अपराधी ढाल बना रहे हैं। और जिस तरीके का स्थिति पश्चिम बंगाल में है, पिछले कई एक सालों से केंद्र सरकार को भी कठोर निर्णय लेना चाहिए। जिस तरीके से असहाय स्थिति में केंद्र सरकार दिखा है, खास करके पश्चिम बंगाल को लेकर, इसका संदेश पूरे देश में बहुत ही गलत जा रहा है। जो प्रधानमंत्री, जो सरकार ताल ठोक के कहता हो कि हमने पाकिस्तान को उसका औकात दिखा दिया, भला वह सरकार अपने ही एक राज्य सरकार के सामने इस तरीके से लुल पुंज दिखाई दे, तो इसका संदेश कतई अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए गृह मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को भी पश्चिम बंगाल में हो रहे इन घटनाओं पे सख्त रुख अख्तियार करने की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल का जनता आज परेशान है, आम नागरिक परेशान है, जो कानून व्यवस्था में अपना विश्वास रखता है। कुछ रोहिंग्या, कुछ बांग्लादेशी आतंकवादियों का जो यह दंगाई चेहरा है, ये जो हुड़दंगाई है, ये जो गुंडई है, उससे पश्चिम बंगाल का आम नागरिक भी परेशान है। यह जो हमला हुआ है, यह कतई कोई आम इंसान ने नहीं किया होगा, क्योंकि कोई भी आम नागरिक इस तरीके का हमला नहीं कर सकता है। उनको किसी भी भ्रष्टाचारी नेताओं से कोई लेना देना नहीं है। यह पूरा हमला एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। इसके पीछे पूरी तरह से ममता बनर्जी और उनका सरकार और उनके नेताओं, कार्यकर्ताओं का हाथ है। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए जो मुख्यमंत्री खुद ही सीबीआई ऑफिस में धरना दे सकती है, वह मुख्यमंत्री कुछ भी करवा सकती है। जी हाँ, आप सभी को याद होगा कि 2019 में अपने एक भ्रष्टाचारी ऑफिसर को बचाने के लिए, जिसको ममता बनर्जी ने अभी डीजीपी बना रखा है, राजीव कुमार को, सीबीआई ऑफिस में धरना पे बैठ गई थी। पूरे सीबीआई ऑफिस के टीएमसी के गुंडों ने हाईजैक कर लिया था। यह जो हमला है, इसके ऊपर अगर कोई कठोर निर्णय नहीं लिया गया कोर्ट के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा, यह बीमारी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और ये सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहने वाला है, यह कई एक और राज्यों में होने वाला है। इस तरीके का घटना भविष्य में और देखने को मिल सकता है अगर इसके ऊपर कोई कठोर निर्णय नहीं हुआ तो, इसके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुआ तो। फिर किसी भी सफेद पोस्ट के ऊपर किसी भी जांच एजेंसियों को कार्रवाई करना लोहे के चने चबाने के बराबर होगा। कोई अधिकारी हिम्मत नहीं कर पाएगा कि किसी सफेद पोस्ट पे हाथ डाले, क्योंकि अधिकारी भी हमारे ही समाज से आम इंसान होते हैं। उनका भी अपना जान होता है, अपना प्राण होता है, उनको भी अपनी सुरक्षा का डर होता है। इसलिए केंद्र सरकार और गृह मंत्री को इसके ऊपर एक कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। यह घटना कोई सामान्य घटना नहीं है, इसका संदेश बहुत बड़ा है और यह पूरी तरीके से सोची समझी रणनीति के तहत हमला करवाया गया है। यह अचानक से कोई उग्र भीड़ के द्वारा हमला नहीं किया गया है, इसके पीछे पूरा रणनीति है। तो अब देखते हैं आगे सरकार क्या कार्रवाई करती है। ऐसे जिस नेता ने इस पे हमला करवाया था, जिसके घर पे छापेमारी करने गई थी ईडी की टीम, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सिर्फ गिरफ्तार करने मात्र से कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर और इन हजारों दंगाइयों के ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। एक एक को चिन्हित करके इनके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। इनके ऊपर यूएपीए के तहत मुकदमा होना चाहिए, एनएसए के तहत मुकदमा होना चाहिए। तब जाके दंगाई समझेंगे, इनको समझ में आएगा कि किसी जांच एजेंसी के ऊपर, उनके अधिकारियों के ऊपर हमला करने का परिणाम क्या होता है। नहीं तो दिन प्रतिदिन इनका मनोबल बढ़ता ही जाएगा और यह घटना सामान्य हो जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।